हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लाइब्रेरियन शो पर। आज हम लोग देख रहे हैं LIS सीरीज, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की कंसेप्चुअल क्लियरिटी को भी क्लियर करता है और आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो भी स्कूल लाइब्रेरियन का आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हेल्प करेगा। तो 4 लेक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको जाके आप देख सकते हैं चारों लेक्चर्स। और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसको मैंने नोट्स के माध्यम से आपको शेयर किया हुआ है। आप नोट्स बना सकते हैं, सेम नोट्स आप बनाते रहिए जैसे मैं बता रहा हूँ, और बाद में जाके आप जो है एक MCQ की बुक, किसी भी ऑथर की MCQ की बुक लाइब्रेरी साइंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या वेरियस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को। इस तरह से आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट। आप देख सकते हैं, इसमें 2-3 प्लेलिस्ट हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो कीजिए। अगर डिस्क्रिप्टिव की नीड है हिंदी में माध्यम से तो इसमें, और इंग्लिश के लिए आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो आते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैंने मिक्स किया हुआ है इसी में। आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही पढ़ने की ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आप पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये रहा कुछ मेरे बारे में। मैंने ये सारी चीज़ें की हुई है, बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स इस फील्ड में क्वालिफाई किया हुआ है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें, क्या क्या आप कर सकते हैं आप अच्छे से किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप नए हैं चैनल पे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। आगे बढ़ते हुए देख शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, तो जैसे हम लोग LIS ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। किसने दिया हुआ है? SR रंगनाथन जी ने दिया हुआ है। ये एज इट इज एग्जाम में आता है कि हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। ओके, सो एस आर रंगनाथन ने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी दिया हुआ है। ट्रिनिटी से आप समझ सकते हैं तीन थ्री थ्री चीजों के बारे में बात हो रही है। तो लाइब्रेरी में कौन सी 3 चीजें जो है बहुत ही जरूरी हैं? तो क्या होता है, एक किताब हो गया, और एक किताब को पढ़ने वाला रीडर, और एक कौन उसको मुहैया करा रहा है या आपको प्रोवाइड कर रहा है? स्टाफ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी में जो है बुक्स आते हैं, रीडर आता है और स्टाफ आते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। अब रीडर की जगह पे कभी कभी एग्जाम में यूजर्स भी आता है, तो यूजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पढ़ने वाला या लाइब्रेरी यूज करने वाला, दोनों चीजें। तो बुक्स, यूजर्स या रीडर्स और स्टाफ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी में आता है। ठीक है, लाइब्रेरी मैनुअल बुक किसने लिखा है? SR रंगनाथन जी ने लिखा है। अब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस SR रंगनाथन ने जी ने दिया था, और इट वाज गिवन इन 1931। ठीक है, 1931 में आया था। ठीक है, तो कौन कौन से वो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं? ठीक, वो हम लॉज देखते हैं, फिर उसके अंदर कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशंस उसके अंदर हैं, यानी जो फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ लाइब्रेरी है वो है बुक्स आर फॉर यूज। इम्प्लीकेशन यानी कि इफेक्ट, इम्प्लीकेशंस यानी इफेक्ट। उस लॉ को क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही हैं? जैसे फर्स्ट लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसको कौन कौन चीजें इफेक्ट कर रही हैं, इसी को बोलते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन यानी क्या चीजें उस पर प्रभाव डाल रही हैं। तो पहले एक बार आप लोग देख लीजिए कि पांचों लॉज क्या है। पांचों लॉज हैं बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, ये वाला हो गया बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा लॉ हो गया एवरी रीडर हिज और हर बुक। ठीक है, तीसरा लॉ क्या हो गया? एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है, फोर्थ लॉ क्या हो गया? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ठीक है, पांचवा लॉ हो गया लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये मैंने लॉज को ऑलरेडी बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं टाइम नहीं बर्बाद करूंगा बहुत ज़्यादा डीप में। आप पिछले लेक्चर्स को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। ओके, सो पहला लॉ हम देखते हैं, बुक्स आर फॉर यूज, यानी किताबें उपयोग के लिए हैं। बुक्स आर फॉर यूज यानी किताबें उपयोग के लिए हैं, ना कि रखे रहने के लिए। ठीक है,
अच्छा, ये एक ज़रूरी बात ये है कि इन पाँचों लॉज़ से एक क्वेश्चन फिक्स है। आप कोई भी लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम दे लें, लगभग-लगभग एक क्वेश्चन फिक्स है और स्कूल कोई भी लाइब्रेरी की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें से इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं 100%। कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें ये 5 लॉज़ से रिलेटेड पे क्वेश्चन ना आए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बच्चों के इम्प्लीकेशंस नहीं समझ आते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं, तो फिर आपको याद नहीं रह जाती हैं चीज़ें। ठीक? तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि अब जैसे किताबें उपयोग के लिए पहला लॉ है, तो क्या चीज़ इस बुक्स आर फॉर यूज़ लॉ को इम्पैक्ट कर रहा है? यानी प्रभाव क्या-क्या चीज़ें डाल रहा है? लाइब्रेरी की लोकेशन, अब किताबें उपयोग की बात हो रही है, बुक यूज़ की बात। अब बताओ अगर कोई यूनिवर्सिटी है उसमें लाइब्रेरी को पिछले एकदम हिस्से में कहीं बना दिया जाए जहाँ यूज़र को बैठने में, जाने में कठिनाई हो, तो क्या यूज़र जाएगा? कम जाएगा यूज़र, तो क्या बुक का उपयोग होगा उस हिसाब से? कम होगा, नहीं होगा। तो लाइब्रेरी लोकेशन क्या कर रहा है? प्रभाव डाल रहा है, इफ़ेक्ट डाल रहा है, यानी बुक्स आर फॉर यूज़ के इम्प्लीकेशंस क्या-क्या हैं? ये सारे इम्प्लीकेशन हैं। यानी लाइब्रेरी लोकेशन भी इफ़ेक्ट कर रहा है किस चीज़ को? बुक आर फॉर यूज़ को। लाइब्रेरी के जो वर्किंग आवर्स हैं, यानी कितने बजे से कितने बजे तक खुले रहेगा, मान लें 9 टू 5, ये भी प्रभाव करेगा। मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी ज़्यादा देर तक खुली रहती है, तो बुक्स ज़्यादा यूज़ होंगी, ऑब्वियस सी बात है। लाइब्रेरी के घंटे कम खुले हुए हैं तो बुक्स कम उपयोग में होगी। अब लाइब्रेरी का फर्नीचर जैसे हो गया, कुर्सी, मेज़ इत्यादि जो है अच्छे क्वालिटी के हैं तो लोग अच्छे टाइम तक बैठेंगे, उस हिसाब से बुक अच्छा यूज़ होगी। लाइब्रेरी के स्टाफ स्टाफ अगर हेल्पफुल हैं, बुक सिलेक्शन कैसी किताबें हैं आपकी लाइब्रेरी में? क्या उस डिसिप्लिन से रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड बुक्स हैं? जनरल रीडिंग की बुक्स हैं कि नहीं है, तो वो भी प्रभाव डाल रहा है। यानी ये सारी चीज़ें किसको इफ़ेक्ट कर रही हैं? बुक आर फॉर यूज़, किताबें उपयोग के लिए। इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन में आ जाता है मतलब पेपर में कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? तो उसमें दिया होगा लाइब्रेरी लोकेशन दिया होगा या लाइब्रेरी आवर्स दिया होगा, कुछ और दिया होगा, तो वो नहीं होगा, आपको कॉमन सेंस लगा के सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अब दूसरा चीज़ हो जाता है एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी सभी पाठक जो है, कोई भी पुस्तकालय का पाठक है, उसको उसकी किताबें मिलें, ठीक है? कोई भी यूज़र आता है लाइब्रेरी का, मान लो कोई आया और उसको किताबें उसको नहीं मिल रही हैं, ठीक है? तो ये उस लॉ को प्रमोट करता है कि सभी जो पाठक हैं उनको किताबें मिलें, कोई भी आए बुक माँगे तो उसको किताबें मिलें। ये कैसे होगा? जब हम अपने यूजर्स जो लाइब्रेरी के पाठक हैं, लाइब्रेरी जिस भी मान लो किसी कॉलेज की है, कॉलेज में क्या कोर्सेस हो रहे हैं उस हिसाब से बुक्स रखी जाएँगी, यूनिवर्सिटी में क्या कोर्सेस हैं उस हिसाब से। तो तभी उन पाठकों को, उन रीडर्स को बुक मिल सकती है, ठीक है? तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टाफ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर। अब ये क्या चीज़ें हुई? ये लोग क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं कि एवरी रीडर हिज ऑर बुक, मतलब सभी पाठक को किताबें मिलें, तो इस पे कौन-सा क्या प्रभाव डालेगा? ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, कोई पब्लिक लाइब्रेरी है मान लो, ठीक है? पब्लिक लाइब्रेरी है, तो भाई जो राज्य है, राज्य सरकार है, अगर वो किताबें खरीद के रखेगी, अपना ड्यूटी अच्छे से करेगी, तो वो क्या सभी को पाठक को किताबें मिलेंगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगी, है ना? तो अगर राज्य अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर रहा है अच्छे से, तो वो इम्पैक्ट कर रहा है किसको? एवरी रीडर हिज और बुक को। ऐसे लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ जो हैं, जो लाइब्रेरियन हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं, डिप्टी लाइब्रेरियन हैं, अगर वो अपना अच्छा ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, यानी अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, तो ये ज़ाहिर-सी बात है ये इम्प्रूव होगा। एवरी रीडर हिज और बुक मिलेगा उनको, बच्चों को, सभी बच्चों को अच्छी किताबें मिलेंगी, ठीक है? क्योंकि कलेक्शन डेवलपमेंट में लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि कौन से बच्चों को कौन-सी किताबें चाहिए। ऐसे स्टाफ जो है, लाइब्रेरी स्टाफ अच्छे से ट्रीट करेंगे, वो किताबें रखेंगे तो क्या होगा? एवरी रीडर हज हिज और हर बुक को जो है क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। और रीडर्स रीडर्स डिसिप्लिन में रहेंगे, बताएँगे कि कौन-सी किताबें उनकी यूज़ की है, तो लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ और लाइब्रेरी उसको प्रोक्योर करेगी, यानी खरीदेगी और पुस्तकालय में रखेगी। तो ये 4 लोग रट लीजिए, ये एग्ज़ाम में आता है कि सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी के इम्प्लीकेशन क्या हैं? तो उसमें दिए रहेगा लाइब्रेरी लोकेशन, लाइब्रेरी आवर्स या
कैटलॉगिंग, फिर उसमें दिया रहेगा ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट या ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी, तो ये क्या हो जाएगा, यही चीजें हो जाएंगी। तो 4 चीजें इसमें हैं, ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में ये आता है। एवरी रीडर हिज और हर बुक, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर हो गया, 2 लॉ हमने देख लिया। तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी जो किताबें रखी गई हैं उनको क्या मिले, रीडर्स मिले, पाठक मिले। यानी जो किताबें ऐसे फालतू की किताबें ना रहे लाइब्रेरी में, ऐसी किताबें रहें कि जो उपयोग में हो। तो उसको कौन इम्पैक्ट कर रहा है, ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस क्या होता है कि लाइब्रेरी में जो किताबें रैक्स में रखी हुई हैं वहां पर्सन जो है ओपनली जा पाए, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। हम मान लीजिए कोई पुस्तकालय है उसमें जाके ढूंढ के किताबें पढ़ पाए, तो इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा कि सभी किताबों का ना कोई रीडर मिलेगा। जरूरी सी जाहिर सी बात है, जब रीडर भाई खुद जाके जहाँ किताबें रखी हुई हैं देख रहा है, तो उसको किसी ना किसी किताब, मतलब हर किताब को कोई ना कोई यूजर तो पढ़ेगा ही अगर अच्छी किताबें रखी हुई है। फिर सेल्फ का अरेंजमेंट कहता है कैसा है, अगर आप बुक्स को एक स्पेशल बढ़िया से किसी क्लासिफिकेशन से क्लासिफाई करके उसको अरेंज किए हुए हो, सेल्फ को अच्छे से अरेंज किए हो, तो जाहिर सी बात है कि किताब को पढ़ने का बढ़ावा मिलेगा। तो सेल्फ अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैटलॉगिंग, यानी आपने कैटलॉग कैसे कर रखा है, आपका जो कैटलॉगिंग सिस्टम है, मार्क अभी हम जानते हैं कंप्यूटर पे कैटलॉगिंग कर रहे हैं, उसमें से अगर एंट्रीज बुक्स की जो सारी डिटेल्स हैं अच्छे से फिल किया हुआ है, तो उस किसको बढ़ावा करेगा, जाहिर सी बात है कि बुक निकल के सर्च में आएंगी, सर्च में बुक निकल के आएंगी और यूजर जाएगा तो बुक को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे रेफरेंस वर्क, यानी जो लाइब्रेरी का स्टाफ है वो रिफर कर दे रहा है, रेफरेंस दे दे रहा है कि हाँ आप किताब जो है ये वाली पढ़ सकते हैं, तो इसको भी बढ़ावा मिल रहा है। पब्लिसिटी, आप बहुत ज़्यादा एग्जीबिशन लगा रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, किसी कोई डे आ रहा है तो उसका सेलिब्रेशन करके उससे रिलेटेड जो है बुक्स निकाल के रख दे रहे हो, तो क्या हो गया, जो है पब्लिसिटी हो रही है बुक्स की। ऐसे बुक सिलेक्शन, यानी बुक्स अच्छी अच्छी बुक्स आपने लाइब्रेरी में रख रहे हो, जो यूजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग रख रहे हो, या एक्सटेंशन सर्विस आप दे रहे हो कि कहीं पे और पे भी जाके लाइब्रेरी का सर्विसेज प्रोवाइड करना थ्रू योर यूनिट लाइब्रेरीज और किसी चीज के माध्यम से। तो इससे क्या हो रहा है कि जो है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी सभी किताबों को कोई ना कोई पाठक मिल रहा है। यानी इस लॉ को कौन अफेक्ट कर रहा है, ये चीजें जो मैंने बताई हैं ये अफेक्ट कर रही हैं, इसलिए थर्ड लॉ के इम्प्लीकेशंस क्या हो गए, ये हो गए। ठीक है, तो आपको कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आपको जो है, बच्चे क्या कर रहे हैं कि इसको याद करने में बैठ जाते हैं। याद नहीं करना है एकदम रट्टा, आप समझना है कि आप थर्ड लॉ, जैसे 5 लॉज याद कर लीजिए, अब उसको देखिए कि क्या ये सच में ये इम्पैक्ट कर रहा है इस चीज को, क्या पब्लिसिटी इम्पैक्ट कर रही है थर्ड लॉ को, जी हाँ बिल्कुल कर रही है। ठीक है, बुक सिलेक्शन कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल कर रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें देखनी है और आपको दिमाग लगा के आंसर कर देना है। अब कुछ कुछ इम्प्लीकेशंस जो है दोनों में हो जाएंगे, जैसे ओपन एक्सेस सिस्टम वो बुक को बढ़ाया भी दे रहा है और सेव द टाइम ऑफ द रीडर भी कर रहा है या यूजर भी कर रहा है। यानी सेव द टाइम ऑफ द यूजर, यानी जो पाठक आता है उसके टाइम को बचाना। ठीक है, तो कैसे टाइम बचेगा, जब हम ओपन एक्सेस सिस्टम रखेंगे लाइब्रेरी में, सेल्फ अरेंजमेंट अच्छे से करके रखेंगे, स्टैक रूम गाइड्स यानी सेल्फ की गाइड्स बना के रखेंगे कि ये सब्जेक्ट मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो ये इस रैक में रखी हुई है, कैटलॉगिंग अच्छे से हुई है, रेफरेंस सर्विस अच्छे से हुई है, और इशू रिटर्न आप जो है अच्छे से कर रहे हैं। ऑटोमेशन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन LIMS का यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं। ILMS का, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पाठक का जो है, रीडर का क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है। बच रहा है तो क्या क्या चीजें उस चीज को इफेक्ट कर रही हैं, बच्चे के टाइम को बचाने के लिए क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही हैं, आपके इशू रिटर्न की सर्विस कैसी है, ठीक है, रेफरेंस सर्विस आप दे रहे हो, कैटलॉगिंग अच्छे से किए रहे हो, ओपन एक्सेस सिस्टम है, तो इन सब से क्या हो रहा है, यूजर का टाइम बच रहा है, तो इसको बोलते हैं सेव द टाइम ऑफ द रीडर। फोर्थ लॉ का लाइब्रेरी के इम्प्लीकेशंस क्या है, ये, ठीक है। अब लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, फिफ्थ है, यानी लाइब्रेरी जो है हमेशा बढ़ते हुए ऑर्गेनिज्म के समान है। जैसे ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, वो बर्थ लेते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो लाइब्रेरी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी वो कभी बंद होने वाला नहीं है।
आप बुक्स प्रोक्योर करते हो, क्या होता है बुक्स खरीदते हो तो क्या होता है लाइब्रेरी में अच्छी-अच्छी किताबें जो फ्यूचर की आती रहती हैं तो लाइब्रेरी ग्रो ही करता है। बिल्डिंग भी उसकी लाइब्रेरी यूज़र बढ़ते हैं तो ग्रो ही करता है। ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं? जैसे रीडिंग मटेरियल आप अच्छा ला रहे हो तो बढ़ रही है भाई लाइब्रेरी, बिल्डिंग भी ला बढ़ा रहे हो, क्लासिफिकेशन स्कीम अच्छा यूज़ कर रहे हो, ठीक है? जो मॉडर्न स्कीम्स हैं, फिर ओपन एक्सेस दे रहे हो, सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा है, सेफ ठीक है? सेफगार्ड्स मतलब अच्छे से रख रहे हो, स्टाफ हो गया, स्टाफ काउंसिल मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी को बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं, वो आ जाएँगी फिफ्थ लॉ। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ फिफ्थ लॉ? फिफ्थ लॉ के इम्प्लीकेशन क्या हैं? तो आपको बता देना है क्या है। जो ऑप्शन में से कॉमन सेंस लगाना है कि फिफ्थ लॉ पहले बात दिमाग में आ जाना चाहिए कि यह लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। फिर आप इसमें से दिखाओ, ये ऑप्शन देखो कि भाई क्या इसमें से ये चीजें मेरे लाइब्रेरी को बढ़ा रही हैं? अगर बढ़ा रही हैं तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाओगे तो ये क्वेश्चन एक बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है। ओके, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वेरियस, ठीक है, वो उनके बारे में लेते हैं। ई ग्रंथालय किसने बनाया? एनआईसी ने बनाया, ठीक है। एनआईसी फर्स्ट वर्जन कब आया? 2003 में आया। अभी फोर्थ वर्जन 2015 में आया हुआ है जो कि क्लाउड है, ठीक है। एनआईसी इसको मेंटेन करता है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है उसके थ्रू देते हैं। तो ई ग्रंथालय को कौन मेंटेन करता है? एनआईसी 2003 में आया था, ठीक है। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी डेवलप्ड बाई किसने? इन्फिलिबनेट। ये देख लेना कि कब और कुछ आया हुआ है क्या, ठीक है। प्रेजेंट वर्जन सोल का आप देख सकते हो, ठीक है। सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया? सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया? सोल सॉफ्टवेयर बनाया किसने? इन्फिलिबनेट ने, ठीक है। कब आया ये फर्स्ट टाइम आया जो है 2000 में, ठीक है। कैलिवर जो कन्वेंशन होता है इन्फिलिबनेट का उसके थ्रू आया, ठीक है, उसके थ्रू आया। और अभी जो है फिर क्या है? सोल 2.0, सोल का दूसरा वर्जन आया 2009 में, ठीक है। और लेटेस्ट वाला वर्जन कब आया हुआ है? लेटेस्ट वाला सोल 3 पॉइंट वो सोल 3 पॉइंट वो ये देखना पड़ेगा कब आया हुआ है। सोल 3 पॉइंट वो कब आया हुआ है? एक सेकेंड मैं देख के बताता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए, ठीक है। ये फरवरी 2021 में आया हुआ है, ठीक है। 2021 में ये क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि इन्फिलिबनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क ये क्या होता है मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ ऑलरेडी, पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 2021 में आया। लिप्सिस लिप्सिस लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में आया। कौन डेवलप किया है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे कोहा हो गया तो ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये 1999 में आया है, ठीक है। डेवलप्ड इन 2000, ठीक है। ये डेवलप हुआ है कब? 2000 में, ठीक है। कौन डेवलप किया है कोहा को? कैटिपको कम्युनिकेशन फॉर अर्थनोवा ऐसे करके कुछ है, ठीक है। ये कौन डेवलप किया है कोहा को? कैटिपो कम्युनिकेशन। अच्छा, ये कोहा का लेटेस्ट वर्जन आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोहा लेटेस्ट वर्जन आप गूगल पे सर्च करिए, आपको आ जाएगा 25 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अभी लेटेस्ट वर्जन यही है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो कोहा, लिप्सिस हो गया, सोल हो गया, ठीक है, ई ग्रंथालय। अच्छा, ये सारी सॉफ्टवेयर जो है डेवलप हुई हैं, इसमें ओपन सोर्स आता है एक बार। तो कोहा जो है ओपन सोर्स होता है, यानी कोई भी यूजर इंटरनेट से इसको डाउनलोड करके, इसको मॉडिफाई करके, ठीक है, अपना टेक्निक्स जो होती हैं उसको यूज कर सकता है, फिर अपने लाइब्रेरी के हिसाब से इसमें कस्टमाइजेशन कर सकता है। इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन कॉमर्शियल जैसे एनआईसी का अभी ई ग्रंथालय आ गया है। तो ई ग्रंथालय जो है 21,000 5 ईयर्स के लिए लेता है, वो मैनेज करता है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे देता है, आप उसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ठीक है। तो ओपन सोर्स का यही मतलब हुआ कि आप उसमें कस्टमाइज कर पाएँ, उसको अपने हिसाब से यूज कर पाएँ और वो फ्रीली
अवेलेबल हो वो सॉफ्टवेयर, तो कौन सा है वो कोहा है। ठीक है। अपूपा पैटर्न जो है कौन दिया है, एस आर रंगनाथन ने दिया है। अपूपा का फुल फॉर्म क्या है, एलियन पेनुम्ब्रल अम्ब्रल पेनुम्ब्रल एलियन, यानी अम्ब्रल जो है बीच में है, उसके साइड में पेनुम्ब्रल है और फिर एलियन है, पेनुम्ब्रल है और एलियन है। इसका मतलब क्या होता है अपूपा पैटर्न का, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है वो बीच में रखी जाएगी। मान लो एक ही बुक है कोई, ठीक है, तो एक ही बुक है, कोई हिस्ट्री पे बुक है, तब हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक है उसके इधर भी साइड रखी जाएंगी, इधर भी साइड रखी जाएंगी, इधर भी। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपूपा पैटर्न, यानी मोस्ट रिलेवेंट बुक बीच में, फिर उसके किनारे दूसरे टॉपिक की, उसी से रिलेटेड उसके किनारे दूसरे टॉपिक की। ठीक है। अब कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके तमाम टॉपिक्स होते हैं, तो टॉपिक्स पे भी बुक्स होती हैं। ठीक है। तो इट क्लासिफाइज मटेरियल बेस्ड अपॉन हाउ क्लोजली दे रिलेट टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अम्ब्रल डॉक्यूमेंट मेन इंटरेस्ट टू द मेंबर ऑफ लाइब्रेरीज, यानी अम्ब्रल वो डॉक्यूमेंट हो गया जो मेन इंटरेस्ट में है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिमांड में, सबसे अच्छी किताब है। फिर पेनुम्ब्रल मार्जिनल इंटरेस्ट, फिर एलियन नॉन रेलेवेंट। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसे, अपूपा पैटर्न, अपूपा। ठीक है, अम्ब्रल पेनुम्ब्रल एलियन, अम्ब्रल पेनुम्ब्रल एलियन। ठीक है, तो अपूपा पैटर्न एस आर रंगनाथन ने जी ने दिया था, और ये कुछ तरह से चीजें हैं। ठीक है, मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है सेंटर में होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स ऑफ मार्जिनल यानी कम रिलेवेंस ऑन दी बोथ साइड ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अम्ब्रल ये मेन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, देन ये इसके साइड में कम रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसके साइड में उससे भी कम रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, इसी को बोलते हैं अपूपा पैटर्न। ठीक है, कैटलॉगिंग रूल्स ऑलरेडी बताया हुआ हूँ, फिर से आप नोट्स बनाते रहिए और इसको बार बार देखते रहिए, इसको याद करना है, पढ़ना है। ठीक है, एशियार एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स किसने बनाया था, ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन और कनेडियन कमेटी ऑन कैटलॉगिंग, इन सब ने मिलकर बनाया था। तो एसीआर कब आया था, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 1961 में। एसीआर टू कब आया, एसीआर टू आया 1978 में। एसीआर टू आया आर कब आया, 1988 में। ठीक है, तो ये चीज याद कर लीजिए, एमसीक्यू ये आते हैं। मैं ये क्या होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड, मैं पहले ही लेक्चर्स में बताया हूँ, अगर क्लियरिटी नहीं है तो आप उसको देख लीजिए। ये कैटलॉग, लाइब्रेरी कैटलॉग बनाने के रूल्स होते हैं। ठीक है, आप पिछले लेक्चर्स में जाइए और उसको फॉलो कीजिए। 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये 5वां है। ठीक है, पहले लेक्चर्स में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मार्क 21 क्या है, ये भी मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉगिंग के जो है स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, ये कब आया था, 1960s में। किसने बनाया था इसको, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, मार्क 21 कब आया, 1999 में। ठीक है, ओके। अब मार्क के कुछ टैग्स होते हैं। ठीक है, मार्क टैग्स ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, जो जो एज इट इज आप मेहनत करेंगे तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाते रहना है, नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टैग है उसका डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि टैग इसमें क्या होगा, जो हम लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर में कैटलॉग करते हैं। ठीक है, कैटलॉग करते हैं तो एंट्रीज बनाते हैं, जैसे टाइटल हो गया, टाइटल किताब का नाम, ऑथर लेखक का नाम, उसमें आईएसबीएन नंबर होता है बुक के, आप कोई भी किताब उठाइए उसके पीछे इसकी भी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट एडेड एंट्री बना, सारी एंट्रीज हम बनाते हैं। तो क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड है, यानी 020 कोड में जब हम कोई डेटा डालेंगे तो उसको लाइब्रेरी को कहाँ ले जाएगा वो डेटा, इस कोड से वो आइडेंटिफाई करता है, तो इसी को टैग बोलते हैं। ठीक है, यानी ये कोड एक स्पेसिफिक चीज के लिए बना हुआ है, कि 020 मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ही होगा, उस चीज में जो एंट्री करोगे वो यहीं पे जाएगा, ना कि कहीं और पे। तो ये मार्क के टैग हैं, तो आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिए एज इट इज। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ये क्या है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ठीक है, ISBN 020 है। 022 क्या हो गया, ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, याद कर लीजिए। 040 कैटलॉगिंग का आपका सोर्स क्या है, 040। ठीक है, लैंग्वेज कोड क्या है, 041। ठीक है, कि बुक हिंदी में है इंग्लिश में है।
ऐसे आपको डीडीसी नंबर की एंट्री करनी है तो 082। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 082 मार्क कोड डिफाइंस, तो 082 मार्क कोड क्या प्रदर्शित करता है, तो आपको बताना है कि डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर को इसमें एंट्री किया जाता है। यूडीसी क्लासिफिकेशन नंबर 080, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी नंबर एलसी का, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नंबर किस में एंट्री होगा, 050 में। ये आपको याद कर लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कहीं से भी वो पूछ लेगा, एक क्वेश्चन मान के चलिए लगभग आना ही है। 100 का पर्सनल नेम मेन एंट्री, जो ऑथर का नाम है वो कहाँ पे एंट्री होगा, 100 में। 110 में कॉर्पोरेट नेम, यानी कोई ऑथर की जगह कोई और है तो उसकी एंट्री होगी, ठीक है। फिर 130 यूनिफॉर्म टाइटल का मेन एंट्री होगा, ठीक है। ये 240 नंबर जो है क्या हो गया, यूनिफॉर्म टाइटल, ठीक है, 240। टाइटल ऑफ द वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइटल ऑफ द वर्क 245, यानी बुक का, किताब का नाम क्या है, 245 कहाँ पे आएगा, टाइटल ऑफ द वर्क। ये टैग किसके लिए है, 245 टाइटल ऑफ द वर्क के लिए टैग है, ठीक है। ऐसे ऑथर नेम के लिए टैग है 100, ठीक है। एडिशन के लिए टैग कौन सा है, कि कौन से एडिशन की बुक है, 250। ऐसे पब्लिकेशन इम्प्रिंट का डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल 260 में, ठीक है। अब बुक की जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, यानी वो कितने हाइट की है, कितने लेंथ की है, ये कहाँ पे आता है, या कितने पेज नंबर एक्सेट्रा कहाँ पे आता है, 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया में, ठीक है। किताब के साथ कोई सीरीज है या नहीं है, मान लो सीरीज की एंट्री करनी है, वो कहाँ पे आता है, 490 490, ठीक है। 500 में जर्नल नोट आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट एंट्री का जो है टैग क्या है, 600। 600 क्या है, सब्जेक्ट एडेड एंट्री का है। तो ये रहे हमारे जो है मार्क टैग्स। हम फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में आ गए, शोल जैसे मैं बताया। तो अब छोड़िए इसको, ओपन सोर्स एक होता है, तो ओपन सोर्स क्या होता है कि अवेलेबल विद द सोर्स कोड एंड लाइसेंस, उसका लाइब्रेरी का जो सॉफ्टवेयर का कोड है और लाइसेंस है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप उसको फ्रीली जो है क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, उसके कोड को आपको मॉडिफाई कर सकते हो उसको अपने हिसाब से, और फर्दर जो है यूज कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो, फ्यू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कोहा हो गया, एवरग्रीन हो गया, ओपलिस हो गया, और नेक्स्ट जेन लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब एक चीज होती है टर्म लिब्रा चेन, बाई एस आर रंगनाथन जी ने। लिब्रा चेन टर्म को किसने दिया था, एस आर रंगनाथन जी ने दिया था, ठीक है। एस आर रंगनाथन जी ने लिब्रा चेन टर्म दिया। लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, किसके लिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, ठीक है। GOCLI कौन सा है, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इट इज बॉडी अंडर किसने, आईएसलीक के अंदर। इन आईएसलीक आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर्स में जो बताया था मैंने, ठीक है। ठीक, ये रिसर्च जो है आपके एग्जाम्स में नहीं आता है इसमें, स्कूल लाइब्रेरी में। अब देखते हैं कि सर्विसेज लाइब्रेरी साइंस की क्या क्या होती हैं, ठीक है। रेफरेंस सर्विस, ये बेसिक के लिए है, इसमें से नोट्स नहीं भी बनाए तो चलेगा, इसका जरूरी नहीं है। रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ establishing contact between reader and his documents in a personal way। इसका मतलब क्या हुआ, रेफरेंस सर्विस क्या हुआ कि जब कोई यूजर आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन वो पूछता है और उसको हम रेफर कर देते हैं किसी डॉक्यूमेंट की तरफ, तो उसी को बोलते हैं रेफरेंस। मान लो कोई आया, बच्चा बोला मुझे ये किताब चाहिए, तो आप लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में खोज के उसको बता दिए कि आप उस रैक में जाओ और जो है बुक ले सकते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रेफरेंस सर्विस। और इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है, ये रेफरेंस सर्विस का ही पार्ट है जिसमें आप उसको इंफॉर्मेशन, ठीक है, देते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक रेफरल सर्विस होता है। रेफरल सर्विस क्या है,
टू डायरेक्ट इंक्वायरर टू अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच में बी डायरेक्टरी एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल एक्सपर्ट। यानी आप उसको, आप सुनते हो कि रिफर कर दिया हॉस्पिटल में, तो क्या हुआ, रिफर आप हॉस्पिटल में करवाते हो, कोई पेशेंट जब उनके बस की बात नहीं होती है हॉस्पिटल की, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। ऐसे लाइब्रेरी जब उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो वो दूसरे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर या कहीं पर भेज देंगे जहाँ पे आपको मिल जाए, तो उसको रेफरल सर्विस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तमाम रेफरल सेंटर्स भी हो सकते हैं। ऐसे इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस होती है, ठीक है, लाइब्रेरीज में। तो क्या होता है, ये इंडेक्सिंग क्या करता है, लोकेट, इट हेल्प्स टू लोकेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन ए गिवन टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट। क्या करता है इंडेक्सिंग, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को खोजने में मदद करता है। यानी हम इंडेक्स बना देते हैं कि टर्म्स का, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस को इंडेक्सिंग सिस्टम में आप सर्च करेंगे तो वो मिलेगा और बताएगा कहाँ पे है। अब्स्ट्रैक्टिंग, टू डिसाइड इफ वन शुड सीक द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थ्रू अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्टिंग क्या होता है, काइंड ऑफ समरी होता है किसी भी चीज का। ठीक है, कोई भी आर्टिकल्स है, उसके आर्टिकल से पहले ही अब्स्ट्रैक्ट लिखे होते हैं, यानी उस आर्टिकल का सार क्या है, वो आर्टिकल क्या करने वाला है, तो उस चीज को हम अब्स्ट्रैक्ट बोल देते हैं। तो हम वो पढ़ लेते हैं और पढ़ के हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये आर्टिकल हमारा जो है रिलेवेंट है कि नहीं है, तो उसी को अब्स्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। एक करंट अवेयरनेस सर्विस होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं लाइब्रेरी की सर्विसेज, यानी लाइब्रेरी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, थ्योरेटिकल में हम लोग देखेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक समझ के लिए, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मजबूत हो जाए, तो इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, और बाकी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस जो एग्जाम्स होंगी उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस क्या होती है, करंट अवेयरनेस क्या होती है, आप करंट अवेयरनेस सर्विस से ही आप समझ सकते हैं कि जो चीजें हमें, ऐसी सर्विस जो हमें करंट के बारे में बताए। ठीक है, टू मीट द करंट अप्रोच ऑफ यूजर, जो यूजर करंट की चीजें खोज रहा है उसको बताए, उसी को बोलते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस। ठीक है, जो इंश्योर करता है कि करंट इंफॉर्मेशन जो कि एक रिसर्चर को हेल्प करने वाली है वो अवेलेबल हो लाइब्रेरी में। ठीक है, उसके कन्वीनियंट फॉर्म में, उसी को बोलते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस। आप डेफिनेशन इसको पढ़ सकते हैं। अब कैसे करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो लाइब्रेरी में, जो, अच्छा, जर्नल एक चीज होती है और एक चीज मैगजीन होती है। ठीक है, ये चीज मैं बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत, मैगजीन और जर्नल जो है ये पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल क्या होते हैं, पीरियोडिकल यानी जिसमें पीरियोडिसिटी इन्वॉल्व हो, यानी कुछ टाइम इंटरवल के बारे बाद ही वो चीजें रिलीज होती हैं। किताब क्या हो गया, किताब तो मान लो एक बार लिख उठा तो वो आजीवन के लिए हो गया। लेकिन आप जो है मैगजीन, अगर आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण के केस में क्या होता है, ये प्रतियोगिता दर्पण के केस में क्या होता है कि ये जो है हर साल, हर महीने जो है आती रहती है। ठीक है, नया नया कंटेंट आता रहता है, तो इसको पीरियोडिकल बोलेंगे। ठीक है, जो एक टाइम इंटरवल के बाद, चाहे वो महीना हो गया, चाहे 3 महीना हो गया, चाहे 6 महीना हो गया, चाहे 1 साल के लिए आ रहा है। ठीक है, अब जिसमें पीरियोडिसिटी इन्वॉल्व होती है, यानी कुछ टाइम इंटरवल के बाद आते हैं, उन्हें पीरियोडिकल बोलते हैं। अब पीरियोडिकल्स में कई चीजें होती हैं, जैसे जर्नल और एक मैगजीन। मैगजीन क्या होता है, मैगजीन वो चीजें होती हैं जो एक जर्नल, मतलब जनरल पर्पज को सर्व करती हैं। यानी मैगजीन पॉपुलर रीडिंग के लिए बनती है कि लोग, पाठक उसको पढ़ें, चाहे जिस भी फील्ड के हों। मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण ऐसा थोड़ी है कि जो है कोई कोई तैयारी कर रहा है तभी ही पढ़े, वो आम यूजर भी पढ़ सकता है, कोई कोई कुछ और नौकरी भी कर रहा हो जिसको जानना हो कि क्या हैपनिंग हो रही है, या ये वो मान लो कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, या कोई भी कर रहा हो। पॉपुलर मैगजीन्स और सारी भी आती हैं, साइंस रिपोर्टर आती है, ठीक है, आउटलुक आती है। ठीक है, बहुत सारी हैं, तो वो क्या हो गई, मैगजीन्स हो गई जो जर्नल पर्पज के लिए। लेकिन जर्नल क्या होते हैं, जर्नल एक स्पेसिफिक कंटेंट है जो स्कॉलरली पब्लिकेशन होता है। स्कॉलरली मतलब क्या हो गया,
आप जब पढ़ते हैं 10 के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो इसमें आप जो है क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च कैसे करते हैं, आप आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ते हैं। तो आर्टिकल्स कहाँ पब्लिश होते हैं, एक जर्नल में, ठीक है। तो ये स्कॉलरली कंटेंट होता है जो किनको डील करता है, स्कॉलर्स को करते हैं। स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स को डील करता है ऑफ वेरियस डिसिप्लिन। वो किसी भी फील्ड के रिसर्च स्कॉलर हो, उस हिसाब से जर्नल बनती है। तो लाइब्रेरी ने जो जर्नल सब्सक्राइब किया हुआ है उसके कंटेंट को भी किसी तरह से बना के प्रदर्शित करता है। तो इससे क्या होता है, करंट अवेयरनेस सर्विस ही हो रही है भाई। उसको जो रिसर्च नया नया आ रहा है वो मिल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन्स और करंट अवेयरनेस लिस्ट बना के, रिसर्च इन प्रोग्रेस, क्या क्या रिसर्च अभी जो है करंट में चल रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को जो है आप क्लिप करके न्यूज़पेपर क्लिपिंग बना देते हैं। तो क्या हैपनिंग चल रही है, किसको, करंट अवेयरनेस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब पीरियोडिकल्स 3 तरह से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे ये इतना ज़रूरी नहीं है। अब एक होता है, ठीक है, एक करंट अवेयरनेस सर्विस हो गया, एक एसडीआई हो गया, ठीक है। ये रेंडरिंग टू ईच इंडिविजुअल रिसर्चर ऑन एन अलर्टिंग सेलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लिख लीजिएगा आप, सेलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है कि रेंडरिंग टू ईच इंडिविजुअल रिसर्चर एंड ऑल अलर्टिंग सर्विस, यानी जो इंडिविजुअल रिसर्चर है, मान लो वो रिसर्चर है आपका लाइब्रेरी साइंस का, एक रिसर्चर हो गया, एक हिस्ट्री का हो गया, कोई टॉपिक ले रखा है, तो सभी को उसके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही मिले। अब दुनिया भर के जो है वो कहाँ खोजेगा इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हमारा सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो उसी को बोलते हैं, आप टर्म से ही क्लियर हो जाती हैं चीजें, सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एसडीआई, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कैश और एसडीआई का, और बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ ही लिए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन, यानी जो जिसको जो रिक्वायर इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचा देना। तो ऐसा एक सिस्टम किसने बनाया, एचपी लुहान ने एसडीआई सिस्टम बनाया, जिसमें क्या क्या कंपोनेंट थे, एक यूजर का डेटाबेस तैयार किया गया, यानी कौन कौन से यूजर किस किस डिसिप्लिन के हैं ये तैयार किया गया। फिर डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल तैयार की गई, कौन कौन से जर्नल्स मैगजीन्स या जो सारी चीजें हैं वो किस किस टॉपिक की हैं उसको मतलब तैयार किया गया। फिर सर्चिंग का फंक्शन दिया गया, ठीक है। फिर उसको नोटिफाई कर दिया जाता है। सर्चिंग यानी मैचिंग ऑफ बोथ प्रोफाइल्स। कोई पर्सन कृष्णा है, वो लाइब्रेरी साइंस का रिसर्चर है, उसने कोई आर्टिकल सर्च किया, ठीक है। तो क्या होगा इस सिस्टम में, वो जब आर्टिकल सर्च करेगा तो वो डॉक्यूमेंट के डेटाबेस में सर्च होगा, और जब वो उसको निकल के आएगा तो इस यूजर तक पहुंच जाएगा, तो उसी को बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस है एसडीआई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैश और एसडीआई का जो है आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ट्रांसलेशन सेंटर्स क्या है, ट्रांसलेशन आप जानते हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी या मराठी, गुजराती, स्पेनिश, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, उसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन सर्विस। तो कुछ कुछ सेंटर्स जो है हैं ऐसे फेमस, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, उतना जरूरी नहीं लेकिन वे पूछ लेता है। तो ऐसे है एक नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर, ये जॉन क्रीटर लाइब्रेरी शिकागो में है, यूएसए में। ये कब बना, 1953 में, ठीक है। ये पूछ लेता है कि नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर कहाँ पे है, किसका है, यूएसए का है। एक इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर है, इन 1960 में यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर डेल्फ नीदरलैंड में है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर डेल्फ नीदरलैंड में है। तो ये कुछ पब्लिकेशन है, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स, ये जर्नल इन ट्रांसलेशन बाय बीएलएलटी विद कॉपरेशन ऑफ आईटीसी। आप इसको सर्च भी कर सकते कि देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है। आप इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर डेल्फ नीदरलैंड है, ठीक है। अच्छा, ऐसे एक डॉक्यूमेंट है इंडेक्स ट्रांसलेशनम, ठीक है। ये कौन प्रोवाइड करता है, पब्लिश बाय यूनेस्को इसको प्रोवाइड करती है। 10 कमांडेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, ये किसने दिया हुआ है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। 10 कमांडेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। इन इंडिया ट्रांसलेशन सर्विस इज प्रोवाइड बाय, कौन प्रोवाइड करता है, इंस्डॉक। इंस्डॉक का नाम निष्केयर हो गया था, निष्केयर का नाम निस्कबर हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लेना, अब जो है प्रोवाइड भी करता है कि नहीं वो सारी चीजें करंट में देख सकते हो।
ठीक है, ये रिकॉल और प्रिसीजन हम लोग बाद में देखेंगे, स्कूल लाइब्रेरी में इतना नहीं आता है, दो कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर जे कंटेर ऑथर, कौन है इसका? मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो है ऑथर जे कंटेर। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट ये आता है एग्जाम में कि बेस्ट बुक टू द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, यानी बहुत मतलब अच्छी बहुत बेस्ट किताब जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूजर को सर्च करे और कम दाम में। ठीक है, बुक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड ये लॉ है, तो ये किसने दिया था? डेवे ने दिया था। फ्यूमिगेशन चैम्बर किसके लिए जो होता है? कंजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स को संरक्षित रखने के लिए क्या होता है? फ्यूमिगेशन चैम्बर। ठीक है, ऑफिशियली विड्रॉइंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम लाइब्रेरी इज नोन एज, यानी किताबों को लाइब्रेरी से निकालना उसको बोलते हैं पर्जिंग। डेवलपिंग लाइब्रेरी कलेक्शन जीई इवांस ने लिखा। पीपीबीएस प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ये बजटिंग का सॉरी बजनिंग बजट करने का टेक्निक है, ये डेवलप किया था रैंड कॉरपोरेशन ने। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल हैंडबुक ये पूछ लेता है पीपीबीएस क्या होता है। जनरल जनरल सिस्टम थ्योरी वार्न बर्टन लैंड बेबी, इसको किसने बनाया? जनरल सिस्टम थ्योरी को, तो ये पूछ लेता है कभी कभी। नीड थ्योरी, इंफॉर्मेशन की नीड थ्योरी किसने दी? अब्राहम मैस्लो ने, याद कर लीजिए। ठीक है, टास्क विथ बोनस सिस्टम एचएल गैंट, ये इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, एज इट इज एग्जाम्स में आते हैं किसने क्या दिया। पर्ट कौन डेवलप किया था? पर्ट डेवलप किया था यूएस नेवी ने। इफ यू वांट टू इवेल्युएट योर लाइब्रेरी, ये टर्म किसने दिया? ये सेंटेंस किसने दिया? एफ डब्ल्यू लैनकास्टर ने। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव ओरिएंटेशन ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड द वर्क, यानी जब हम अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो स्टाफ है, ठीक है, उसके तरफ पॉजिटिव माइंडसेट रखना, उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। जो नौकरी हम कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं। आप एक बार मैं ऐसे रख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप पॉज करके ये नोट्स एज इट इज बना सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कुछ डेटाबेसेस हैं। डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेसेस जो हैं कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं। अब लाइब्रेरी के कलेक्शन में कौन सा डाटा होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा। लाइब्रेरी साइंस के कंटेक्स्ट में डाटा क्या होगा? डाटा होगा कभी कभी बुक्स का, मैगजीन्स का, जर्नल्स का, आर्टिकल्स का। ठीक है, तो मेनली जो कंटेक्स्ट होता है वो जर्नल्स के, आर्टिकल्स के डेटाबेस लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स का डेटाबेस होता है। तो ऐसे कॉम्पैक्ट कंपेंडेक्स क्या है? इंजीनियरिंग का रिलेटेड डेटाबेस है, ये आता है। कंपेंडेक्स डेटाबेस जो है किसका है? इंजीनियरिंग का डेटाबेस। ठीक है, ऑनलाइन वर्जन ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं सीए सर्च। अभी देख लीजिए, क्या पता नाम वाम चेंज हो गया, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सीए सर्च साइंस डायरेक्ट निस्पर का जो है सर्विस है। ठीक है, रेफरेंस सर्विस जो है फर्स्ट यूज किसने किया? एस आर रंगनाथन ने। और टर्म रेफरेंस इंटरव्यू किसने कॉइन किया? मार्गरेट हचिंस ने। एरिक का मतलब क्या हो? एजुकेशन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, एरिक का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, मेडलाइन क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। डायलॉग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। नेस्डॉक आपने पढ़ा ही था, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर 1970 में। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च 1969 में। डेसीडॉग डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर डीआरडीओ का है। ठीक है, डीआरडीओ का है, 1970 में आया। ठीक, डिफरेंस सर्विस का इंपॉर्टेंस वैसे है जैसे विजडम इन आर्म्ड फोर्सेस, किसने बोला? लॉस सोर्स ने। रेफरेंस सर्विस इज द पर्सनल सर्विस टू ईच रीडर इन हेल्पिंग देम टू फाइंड ए डॉक्यूमेंट, एस आर रंगनाथन जी ने बोला। रेफरेंस सर्विस अकॉर्डिंग टू रंगनाथन इज एंटीसिपेटरी सर्विस।
ठीक है। रेफरेंस लाइब्रेरियन का पोस्ट पहली बार कहाँ क्रिएट हुआ था, तो ये मद्रास लाइब्रेरी में हुआ था। ठीक है। रेडी रेफरेंस सर्विस का एसआर रंगनाथन जी ने कंसेप्ट दिया। ठीक है। रेफरेंस इंटरव्यूटर मार्गरेट हचिंस ने दिया। जो बोल रहा हूँ उसी का नोट्स बनाइएगा, बाकी उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है। ये सब इतना जरूरी नहीं है कि इसको याद करने बैठो, क्योंकि वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप आज के लिए जो है इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और आपको क्लासेस पसंद आई हैं तो इसको आप, ठीक है, लाइक करिए। ठीक है, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच इसको जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, जो ओपन वाले बच्चे भी हैं, ओपन वाले बच्चे, बढ़िया से आप इसको क्या करना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स बना लेना है। नोट्स में जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको रफ ऐसे लिख लेना है, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है। फिर इन नोट्स को एज ए फाउंडेशन यूज करना है। जब आप कोई कंपिटेटिव एग्जाम जाएं तो पहले ये नोट्स पढ़ लें। फिर आपकी जो एमसीक्यू की बुक है, ठीक है, एमसीक्यू की बुक है, कोई भी ऑथर की है, स्कूल लाइब्रेरियन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई थिंक अमित किशोर सर की बुक है, अच्छी बुक है। उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए और याद करिए। ठीक है। आप याद करेंगे और ये जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ इसको इंटीग्रेट करके आप जब दोनों चीजें कर लेंगे तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो डू लाइक दी वीडियोज एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ठीक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।